Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत तो है जो कि न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया में उनके नाम की चर्चा रहती है। जैसे कि जब तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उनकी सोच कुछ और थी, और जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं यानी उसमें देश में के प्रधानमंत्री बनने में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। कांग्रेस के नेताओं के कुछ विवादित बयानों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, भाजपा ने उनको घोषित किया था कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। दोस्तों चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हीं दिनों कांग्रेस के एक जाने माने नेता जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने ये कहकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को ये मौका दे दिया कि वो जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम लोगों को आपको मालूम है कि मणिशंकर अय्यर पुराने केंद्रीय मंत्री रहे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने मोदी जी पर हमला करते हुए ये कहा कि ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बस यही एक मौका मिलना था मोदी जी के लिए। मोदी जी में एक तो फितरत है कि किस तरीके से रस्सी को सांप बताया जाए और सांप को किस तरीके से रस्सी बना दिया जाए। झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बनाने की कला को किसी को सीखनी है तो वो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे वो सीख सकते हैं किस तरीके से जुमले दर जुमले जनता के सामने फेंकते जाएं और जनता उनमें उलझती चली जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में जाकर सिर्फ यही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आप हर किसी देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। इस तरीके से जो भाषणबाजी की, उन्होंने बहुत सारे वादे किए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्व की केंद्रीय सरकारें थीं वो भ्रष्टाचार के मामले में गले तक डूबी थी, हम अपने देश में भ्रष्टाचार को खुलासा करेंगे, उसको जड़ से मिटा देंगे। दोस्तों वादे तो उन्होंने बहुत सारे किए और इसी वादे के जब देश के प्रधानमंत्री वो बने तब उन्होंने इन वादों को झुटलाते हुए वो काम किए जो कि पूर्व सरकारों ने नहीं किया। जैसे कि करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन में ये देखिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कानूनी वित्तीय कानूनों में बदलाव करके एक ऐसा कानून बनाया जिसको लेकर देश भर के जितने भी उद्योगपतियों को ये छूट मिल गई कि वो कितना भी चंदा, बेनामी चंदा पार्टी को दे सकते हैं। और ये सब सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भलाई की। जब इनसे नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनावी चंदे की बात हमारी सरकार पे कही जा रही है वो एक तरीके से बिल्कुल बेईमानी वाली बात है। कि जब ये चुनावी चंदे का जिक्र चल रहा था तो मैंने सिर्फ इस बात के लिए इस चुनावी चंदे की योजना को पास कराया कि जो चंदा देने में पारदर्शिता आए और देश में जो काला धन लगता था चुनावी उसमें उस पर भी रोक लगे। लेकिन अब उस समय जब जो ये बिल लाया गया था, ये इस योजना को कानून बनाया गया था, तब किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। दोस्तों 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक चुनावी चंदे की एक योजना का स्वरूप प्रधानमंत्री के साथ बैठकर मंत्रणा की और उन्होंने इस योजना को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ये योजना लागू कराने की पेशकश की और प्रधानमंत्री मोदी और
वित्त मंत्री के सहयोग और समर्थन से उनके लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराया गया। दोस्तों, इस बात की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जो वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो नया चुनावी चंदे का जो कानून था उसको पास कराने के लिए वित्त मंत्री ने फाइनेंस लॉ में कुछ बदलाव किए। जैसे कि पहले ये नियम था कि कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योगपति अपनी 3 साल की जो आय है उसका केवल 7.5% ही ब्याज 7.5% ही चुनाव किसी राजनीतिक दल को दे सकता था। लेकिन अरुण जेटली और प्रधानमंत्री की मंशा ने उसको बदलाव करते हुए ये कह दिया कि अनलिमिटेड कोई भी अनलिमिटेड चुनावी चंदा किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है। दोस्तों, ये जो बिल लाया गया ये साफ जाहिर था ये केवल सत्ताधारी दल के लिए फ़ायदेमंद था और ये बिल सिर्फ भाजपा के लिए ही लाया गया। 18 के बाद में 2019 से लेकर 24 तक के बीच में भाजपा को 12,500 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इस जरिए मिला। दोस्तों, इस चुनावी चंदे के अलावा भाजपा ने अपनी जांच एजेंसियों के जरिए भी करोड़ों रुपए का चंदा उन कंपनियों से, उन उद्योगपतियों से वसूला जो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देते थे, लेकिन जांच एजेंसियों के जरिए जैसे कि सीबीआई और ईडी, इसके साथ में आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के के जो रेड उद्योगपतियों के यहाँ पड़ी और उसके तुरंत बाद ही उन कंपनियों ने उसी दौर में करोड़ों रुपए का जो चुनावी चंदे के बॉन्ड खरीदे। उनको देख के लगता था कि सरकार की दबिश में आकर, सरकार के दबाव में आकर जो जांच एजेंसियां उद्योगपतियों के छापे डाल रही थी, उनके दबाव में आकर इन कंपनियों ने सरकार को करोड़ों रुपए का चुनावी बॉन्ड देकर उनको प्रभावित करने की कोशिश की। और दिलचस्प बात यह है कि चुनावी चंदे के बाद ही कुछ ऐसी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट मिले, उसको देख के भी लगता है कि जो राजनीतिक दल है, विपक्षी राजनीतिक दल का कहना है कि इन चुनावी चंदों की आड़ में देश के बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा देश की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार यानी भाजपा को दिया। एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट भी करते हैं और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है वैसा हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था। पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था। पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके
20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3,000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3,000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3,000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली, अगर पूरे जोड़े जाएं तो। हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री का अब तक का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो किसी भी मीडिया संस्थान को बात नहीं करते थे, लेकिन चुनावी दौर देखते हुए चुनाव में अपनी और सरकार की इमेज को साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने इधर ताबड़तोड़ 4-5 इंटरव्यू दिए, और वो इंटरव्यू उन मीडिया हाउसेस को दिए गए हैं जो कि सरकार की तारीफ में जुटे रहते हैं, सरकार के आगे झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। सरकार की योजनाओं के अलावा उनके पास कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें सरकार की जो तारीफ के अलावा कुछ होता है। अभी हाल में जो ANI को जो प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया, उसमें जो ANI के पत्रकार एंकर ने ये सवाल किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपकी सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भी आपदा में अवसर होने वाली बात कहते हुए ये कहा कि ये तो हमारी हम इस योजना को लाए, तभी इस योजना के अंतर्गत जब लोगों को पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी किस
राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रही, यानी इसमें भी वो अपनी ही तारीफ, अपनी सरकार की तारीफ को मान रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस कानून की वजह से ही लोगों को पता चल रहा है। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्ती नहीं करता तो आज तक किसी भी तरीके से इन चुनावी चंदे का घोटाले का जो खुलासा हुआ कभी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार पर सख्ती की, साथ में सरकार के जो सरकारी बैंक था जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का काम करता है, उसने उस पर कम से कम 3 बार फटकार लगाई, तब जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन चुनावी चंदों से संबंधित जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ये साफ साफ कह दिया कि ये चुनावी चंदे की जो कानून बना के लाया गया पूरी तरीके से असंवैधानिक था और गैर वाजिब था। उन्होंने साफ करते हुए ये कहा कि इस चंदे की स्कीम को हम रद्द करते हैं। इसके बावजूद जिस बैंक में ये सब चीज़ें खरीद फरोख्त चल रही थी, उनको उन्होंने ताकीद किया कि आप 21 दिन के अंदर इसको आप सुप्रीम कोर्ट में इसको दाखिल करेंगे इस रिपोर्ट को, और चुनाव आयोग को भी ये आदेश दिया कि आप इसको 2 दिन के अंदर अपने जो वेबसाइट है उसमें चस्पा करेंगे ताकि हर किसी को मालूम चल सके कि चुनावी चंदे के इस घोटाले में कौन कौन शामिल है, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया और उसके एवज में सरकार ने उनको क्या उपलब्धियां, उनको क्या सहूलियतें प्रदान की हैं। दोस्तों, वैसे तो देश का प्रधान जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार के आगे बिल्कुल नतमस्तक है। लोग जो आजकल चर्चा में रहता है कि एक खास नाम मीडिया को दिया गया, गोदी मीडिया के नाम पर, जिसका काम केवल विपक्ष को गाली देना और सरकार के आगे चहलकदमी करना, उनकी नतमस्तक रहना। इस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी के यशोगान को लेकर पूरी तरीके से सत्ता के साथ में अपने जो कर्तव्य को भुलाते हुए इस समय सरकार के आगे नतमस्तक हैं, उनके चरणों में झुके हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।